अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पर और ये टॉपिक है नाइट्रोजन। ओके, इस टॉपिक में हम नाइट्रोजन की प्रिपरेशन, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज और यूजेस इनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। ओके, तो अब आ जाते हैं, सबसे पहले हम लेंगे प्रिपरेशन। तो देखो बच्चों, नाइट्रोजन का जो आर्टिफिशियल प्रोडक्शन है वो इन मेथड से होता है और कॉमर्शियल लेवल पर, लार्ज स्केल पर जो नाइट्रोजन है उसका प्रोडक्शन किससे किया जाता है? एयर से, उसके लिक्विफिकेशन से। ओके, तो पहले तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि आर्टिफिशियल कौन कौन सी मेथड्स हैं जिनसे नाइट्रोजन का प्रोडक्शन होता है। तो फर्स्ट है, पहला है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड। इनकी रिएक्शन से पहले बनता है अमोनियम नाइट्राइड। यहां से NaCl रिमूव कर दें तो ये बना अमोनियम नाइट्राइड। इसके डिकम्पोजिशन से, अब यहां देखो 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन, 2H2O रिमूव हो गया तो ये बन गया क्या? नाइट्रोजन। एक तो ये मेथड है अमोनियम क्लोराइड के थ्रू N2 की प्रोडक्शन करना। दूसरा आता है, ये है अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट में आप देखो कि यहां से अगर हम 2 अमोनियम मॉलिक्यूल, यहां से हम नाइट्रोजन को रिमूव कर दें N2, ठीक है, 2 नाइट्रोजन रिमूव करें मींस N2 के फॉर्म में निकाल दे तो ये बचे कुल मिला के कितने हाइड्रोजन? 8। तो 4H2 बचे और 4 ऑक्सीजन ले, तो ये हो गया 4H2O। तो बचा क्या? Cr2O3। तो इस तरह से अमोनियम डाइक्रोमेट, इससे भी नाइट्रोजन का प्रोडक्शन होता है और ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है कॉम्पिटिशन से। ओके, नेक्स्ट मेथड है कि अमोनिया और क्यूप्रिक ऑक्साइड, इनको हीट किया जाए तो जितना भी अमोनिया में नाइट्रोजन है वो किसमें चेंज हो जाता है? N2। इस मेथड से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें भी जो नाइट्रोजन होती है एटॉमिक फॉर्म में, उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में चेंज किया जाता है। ड्यूमा प्रोसेस जो होती है नाइट्रोजन के एस्टिमेशन की, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड और क्यूप्रिक ऑक्साइड की रिएक्शन से नाइट्रोजन के कन्वर्जन की एक मेथड है। उसी मेथड का यहाँ पर यूज हुआ है। इसके अलावा ये है बेरियम एजाइड, ये है एजाइडाइन। बेरियम एजाइड को हीटेड किया जाए तो इस तरह से नाइट्रोजन का प्रोडक्शन होता है। सोडियम एजाइड के हीटिंग से भी नाइट्रोजन का प्रोडक्शन होता है। तो ये मेथड्स हैं जिनसे नाइट्रोजन आर्टिफिशियली बनाई जाती है। बाकी लार्ज स्केल में, कॉमर्शियल लेवल पर जो नाइट्रोजन का प्रोडक्शन है वो कहां से किया जाता है? एयर के लिक्विफिकेशन से। वो काफी लेंथी मेथड है और वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, अब हम आ जाते हैं इसके बाद प्रॉपर्टीज में। तो देखो बच्चों, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है लेकिन हमें कोई गंध नहीं मिलती नाइट्रोजन की, कोई टेस्ट नहीं मिलता, ना ही ये पॉइजनस है। तो ये कैसी है? कलरलेस, टेस्टलेस और ओडरलेस, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, सब कुछ से हीन है। ओके, और स्लाइटली लाइटर देन एयर। एयर का जो मोलर मास है, एवरेज मोलर मास है वो 28.5 और इसका कितना है? 28। ओके, तो इस तरह से बहुत ही कम हल्की है नाइट्रोजन, किससे? एयर से। दूसरा है लिक्विफाइड इन कलरलेस लिक्विड एट 195.8 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने लो टेम्परेचर पर ये किसमें बच्चों? रंगहीन द्रव में द्रवीकृत हो जाती है। समझ गए ना कि अगर हमें लिक्विफाइड करना है तो इस टेम्परेचर पर ले जाना होगा, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है। फिर आता है डज नॉट हेल्प इन द कंबस्शन एंड इटसेल्फ नॉट कंबस्टेबल। ठीक है, नॉन कंबस्टेबल, ना तो ये जलने में सहायक है और ना ही कहीं ये जलती है। नाइट्रोजन को हम जला नहीं सकते। ओके, बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है तब नाइट्रोजन कंबस्शन होता है। ओके, और वो लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ही नाइट्रोजन जलती है और क्या बनाती है? NO। तो ये कुछ फिजिकल है। अब हम केमिकल में देखो, नाइट्रोजन बहुत ही ज्यादा इनर्ट है। इसका रीजन मैंने आपको अभी बताया है इससे पहले वाले वीडियोस में कि नाइट्रोजन के जो 2 एटम्स हैं वो ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड है और नाइट्रोजन के ये ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो है 941.4 किलो जूल पर मोल, जो लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड से 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की रेंज में ही मिलती है। और इतनी एनर्जी पर ही नाइट्रोजन क्या करता है? ब्रेक हो पाता है। लेकिन इसके लिए बहुत हाई प्रेशर की भी जरूरत होती है, लगभग 200 atm।
ऐसे नॉर्मल नाइट्रोजन को बिना किसी कैटालिस्ट के, बिना किसी प्रेशर के डिकम्पोज करना है तो लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लगता है, तब ये किससे रिएक्शन करती है? ऑक्सीजन से, और क्या बना लेती है? नाइट्रिक ऑक्साइड। और आगे ऑक्सीजन से ये रिएक्शन कर लेती है और क्या बन जाता है? NO2। जब बिजली चमकती है तब ये एटमॉस्फेयर में इसी रिएक्शन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन जाते हैं। ओके, फिर आता है अमोनिया। तो आप देखोगे हैबर प्रोसेस जो है अमोनिया की प्रिपरेशन की, उस मेथड में नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है, लेकिन यहाँ पर कैटालिस्ट की जरूरत होती है। ओके, इन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ही ये क्या होती है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से क्या बनती है? अमोनिया। तो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके अमोनिया बनाती है। अभी हम अमोनिया के प्रोडक्शन में इसकी पूरी प्रिपरेशन देखेंगे और किन कंडीशंस की जरूरत है उसके बारे में। यहाँ पर अभी मैं बता दूं कि हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बना लेती है? अमोनिया। इसके अलावा आपने देखा था कि एल्केलाइन अर्थ मेटल और एल्कली मेटल्स, तो एल्कली मेटल्स में तो ये केवल लिथियम से रिएक्शन करती है हाई टेम्परेचर पर। जब जलाया जाता है एयर में, मतलब ये कहाँ है? एयर में। तो जब लिथियम को एयर में जलाया जाता है तो लिथियम के ऑक्साइड और नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड बनता है। ऐसे ही मैग्नीशियम के साथ जलाया जाए तो मैग्नीशियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम नाइट्राइड, बोरॉन के साथ बोरॉन नाइट्राइड और कैल्शियम कार्बाइड के साथ कैल्शियम साइनामाइड बनाता है, जिसे नाइट्रोनिम भी बोलते हैं। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है क्योंकि वाटर से रिएक्शन करके ये अमोनिया का प्रोडक्शन कर देता है। उसके बाद यूरिया और अमोनिया दोनों बनते हैं। तो इस तरह से ये है नाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज। नॉर्मल टेम्परेचर पर नाइट्रोजन कोई रिएक्शन नहीं शो करता। ओके, फिर एक होता है एक्टिव हाइड्रोजन। देखो एक्टिव, जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, एक्टिव नाइट्रोजन, ये क्या है? एक्टिव नाइट्रोजन। तो जो ऑर्डिनरी नाइट्रोजन है, समझ गए ना, उस ऑर्डिनरी नाइट्रोजन का जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग कराई जाती है तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं और रिएक्टिव हो जाते हैं। इन एक्टिवेटेड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को ही हम क्या बोलते हैं? एक्टिव नाइट्रोजन। ये एक्टिव नाइट्रोजन डिफरेंट एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, इनसे रिएक्शन करता है। जैसे कि C2H2 से एक्टिव नाइट्रोजन रिएक्शन कर ले तो बनाता है C2N2। यहाँ C2H2 से C2N2 और H अलग हो गया रिएक्शन, इस तरह से। तो ये था हमारा नाइट्रोजन के बारे में। अब हम अगर इसके यूजेस देखें बच्चों, तो नाइट्रोजन का जो यूज है, आप देखोगे नाइट्रोजनस कंपाउंड जैसे कि यूरिया है, ठीक है, यूरिया बनाने से पहले अमोनिया के प्रोडक्शन, तो पहला अमोनिया का प्रोडक्शन में यूज होती है। कैल्शियम आपने देखा नाइट्रोनिम बनाने में यूज होती है। इसके अलावा आपने देखा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं। तो हम इसके यूजेस में देखें, ठीक है, तो यूजेस में देखेंगे कि N2 यूज्ड फॉर, ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, ओके, नाइट्रोलिन CaCN2, इस तरह से NO इनके प्रोडक्शन में यूज होती है। एक दूसरा होता है कि लिक्विड, जो लिक्विफाइड है, लिक्विफाइड N2 यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट एंड प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। समझ गए बच्चों कि बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस जो होते हैं, मतलब लिक्विड नाइट्रोजन का यूज जो होता है एक रेफ्रिजरेंट की तरह होता है। समझ गए ना, ये इसके लिए प्रिजर्व क्या करती है? बायोलॉजिकल मटेरियल्स, बायोलॉजिकल, ठीक है, स्पेसिमेन, स्पर्म्स, इन सब के किसके लिए? प्रिजर्वेशन के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। इसके अलावा तीसरा देखोगे कि जहां पर भी इनर्ट एटमॉस्फेयर यूज बनाना हो, ठीक है, तो यूज्ड फॉर क्रिएट इनर्ट एटमॉस्फेयर, ठीक है, इन डिफरेंट केमिकल फिजिकल प्रोसेस। क्योंकि ये अपने आप में इनर्ट है, तो डिफरेंट केमिकल जैसे कि वेल्डिंग करनी होती है बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स की, या फिर कहें गोल्ड की वेल्डिंग करनी हो, प्लेटिनम की, आयरन की, तो वहां पर कोरोजन ना हो, तो वहां पर एक इनर्ट एटमॉस्फेयर बना दिया जाता है और वो किससे बनाया जाता है? N2। तो समझ गए बच्चों
कि कहाँ यूज होती है, अमोनिया के निर्माण में, CaCN2 के निर्माण में, NO के निर्माण में। इसके अलावा लिक्विफाइड जो द्रवीकृत नाइट्रोजन है इसका यूज होता है प्रशीतक के रूप में, बायोलॉजिकल मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए होता है, ओके, उनको सुरक्षित रखने के लिए। इसके अलावा एक निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए भी इसका यूज होता है। ये जो बल्ब होते हैं उनमें भी नाइट्रोजन भरी जाती है। तो ये है हमारा नाइट्रोजन के बारे में थोड़ा सा डिटेल, ओके, तो अब इसे नोट करो। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। किसमें? कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। अमोनिया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और नाइट्रिक एसिड, इनकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स, इनके बारे में, ओके। तो पहला कंपाउंड हम लेंगे और ये है हमारा क्या? अमोनिया। तो देखो बच्चों, इसकी सबसे पहली प्रिपरेशन देखते हैं। प्रिपरेशन में आ जाए कि ये लैब में किस तरह बनती है। तो लैब में अगर बनाना है तो अमोनियम क्लोराइड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दें, कैल्शियम क्लोराइड बाहर हो जाएगा और बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के डिकम्पोजिशन से बनेगा अमोनिया और H2O। मींस ऐसे अगर मैं इस रिएक्शन को 2 स्टेप्स में लिख दूं तो हम लिख सकते हैं 2NH4Cl + CaOH होल ट्वाइस। तो क्या बन जाएगा? पहले NH4OH 2 मोल्स + CaCl2, फिर NH4 जो OH जब ये डिकम्पोज्ड होता है तो बनता है NH3 + H2। ऐसे 2 मोल्स ले लें तो ये रिएक्शन इसी तरह से है। जस्ट ऐसा ही यहां पर है। पहले हम यहां से अमोनियम सल्फेट निकाल दें तो बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जस्ट ये जो डिकम्पोजिशन है, मींस यहां पर आपने देखा NH4 होल ट्वाइस SO4 + 2NaOH, क्या बन जाएगा? NH4OH + Na2SO4। बस इसका डिकम्पोजिशन करा दें तो 2NH3 + 2H2O। तो इस तरह से अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, जब इनका डिकम्पोजिशन किससे कराया जाता है? बेस से। तो इस तरह से अमोनिया गैस बाहर आती है जिसे कंडेंस्ड करके लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट कर लिया जाता है, ओके। इसके अलावा आप देखोगे यूरिया के डिकम्पोजिशन से, यूरिएज एंजाइम होता है हमारी बॉडी में भी अमोनिया बनती है। यूरिया के डिकम्पोजिशन से उसका कैटालिटिक जो है हमारी बॉडी में एंजाइमेटिक डिकम्पोजिशन से भी क्या बनती है हमारी बॉडी में? अमोनिया। NH2CONH2, ये है यूरिया, ओके। अगर हम इसमें देखें कि H2O की रिएक्शन हो जाए तो यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस में तो ये बन जाएगा 2NH3, ओके, इस तरह से, और प्लस क्या? CO। यूरिन में जो स्मेल आती है वो इसी अमोनिया की बनने के कारण आती है। तो हमारी बॉडी में जो यूरिया बनती है वो इस तरह से डिकम्पोज होकर अमोनिया बनके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है, ओके। तो ये तो है अमोनिया की लैब प्रोडक्शन। अब हम आ जाते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल लेवल पर, लार्ज स्केल पर जो अमोनिया गैस बनाई जाती है या अमोनिया बनाई जाती है उसमें जो मेथड यूज होती है उसे बोलते हैं हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इनको एंटर कराया जाता है एक कैटालिटिक चैम्बर में। इस तरह से है, मतलब हम ये कहें कि ये है यहाँ से हाइड्रोजन 1:3 में, और इस तरह से एक कैटालिटिक चैम्बर होता है जहां पर ये एंटर होती है कैटालिटिक चैम्बर में, जहां कैटालिस्ट भरा होता है। इसके बाद इस नाइट्रोजन को एक कंडेंसर में पास कर दिया जाता है जहां पर ये लिक्विफाइड हो जाती है इस तरह से। तो यहां से नाइट्रोजन हो गई और यहां से क्या? हाइड्रोजन 1:3 में। यहां पर कैटालिस्ट यूज होते हैं। पहले कैटालिस्ट यूज होता था Fe और MO, अब यूज होता है K2O + Al2O3। तो यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है। टेम्परेचर 700 केल्विन, 200 atm प्रेशर, K2O और Al2O3 की प्रेजेंस, तब बनता है अमोनिया इस तरह से। और इतनी हीट, इस 1 मोल रिएक्शन के चलने से इतनी हीट, मींस अगर हम ये कहें कि डेल्टा इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कितना है तो वो कितना हो जाएगा? 46.1 किलोजूल पर मोल। इतनी हीट रिलीज होती, मींस ये एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। इसमें क्वेश्चन आता है कि अगर अमोनिया को
ठीक है, किसमें, लार्ज स्केल में, या हम कहें कि इसके हैवर प्रोसेस से बनाना है, तो इस प्रोसेस के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या होंगी, क्योंकि ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये एक इक्विलिब्रियम में चलती है। इसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया और अमोनिया की डिकम्पोजिशन से N2। जहां इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो वहां पर एक ली चैटेलियर प्रिंसिपल यूज होता है। ली चैटेलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट को अगर आपको शिफ्ट करना है किसी एक डायरेक्शन में, तो उससे जो रिलेटेड फैक्टर्स हैं उनकी वैल्यू में चेंज कर दो, तो अपने आप इक्विलिब्रियम किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ओके, जैसे देखो यहां पर कि अगर हमें ये कहें कि हमें NH3 की गुड यील्ड लेनी है, बेटर यील्ड, ठीक है, बेटर यील्ड लेनी है, तो हमें क्या क्या करना होगा, तो एक तो N2 प्लस H2 जो अमाउंट है, ठीक है, वो इंक्रीज करें। दूसरा है NH3 का रिमूवल करें, मतलब जितनी अमोनिया बनती जाए उसको रिमूव करते जाए, क्योंकि इक्विलिब्रियम इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ज्यादा अमोनिया बन जाएगी। तीसरा है कि आप देख रहे हैं कि यहां पर मोल्स कितने हैं, गैसियस मोल्स, 1 मोल इसका, 3 मोल इसका, 4 मोल, जबकि इस तरफ क्या है, 2 मोल्स। ली चैटेलियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट को रिमूवल करते रहोगे तो प्रोडक्ट लगातार बनता रहेगा। तो यही है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बढ़ाएं तो अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, अमोनिया का रिमूवल करते जाए तो अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। तीसरा है कि नंबर ऑफ मोल्स, देखो नेक्स्ट कहता है कि रिएक्शन में अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हो। तो यहां 4 मोल्स गैसियस और यहां 2 मोल्स है, ठीक है। तो हम यहां पर देखेंगे कि इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन लगातार फॉरवर्ड डायरेक्शन में चढ़ेगी। ओके, अब यहां पर टेम्परेचर चाहिए 700 केल्विन, तो इतना ऑप्टिमम टेम्परेचर लगेगा। इससे ज्यादा करोगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और ऐसे में इसका प्रोडक्शन कम होने लगेगा। इससे ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। यूज द कैटालिस्ट, हालांकि कैटालिस्ट चाहे फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड डायरेक्शन हो, दोनों को एक समान, इस मतलब एक जैसे एक्सटेंड में चेंज करता है। जितना फॉरवर्ड रेट बढ़ेगा उतना बैकवर्ड। तो फिर भी अगर हम कैटालिस्ट यूज करके अमोनिया को क्या करते जाए, रिमूव करते जाए, तो जल्दी से जल्दी क्या होगा, और अमोनिया बनेगा और इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिससे अमोनिया के प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये है कॉमर्शियल प्रोसेस जिससे अमोनिया की प्रिपरेशन होती है। ओके, तो यहां तक नोट कर। अब देखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं अमोनिया की। फर्स्ट है कि कलरलेस गैस विद पंजेंट ऑडर, रंगहीन और एरुचिकर गंध वाली गैस है। समझ गए बच्चों कि एक कलरलेस गैस होती है और बहुत ही पंजेंट स्मेल होती है, एरुचिकर, तीक्ष्ण गंध होती है, आपने देखा होगा इसको। फ्रीजिंग पॉइंट है 1984.4 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है 239.7 केल्विन, जो 0 डिग्री से दोनों नीचे है। फिर है अगला है कि इट इज एसोसिएटेड। आप देखोगे कि जो लिक्विड अमोनिया है या सॉलिड अमोनिया है, इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अमोनिया के, एसोसिएटेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें NH बॉन्ड इतना पोलर है कि इसमें क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है इस तरह से। तो ये है अमोनिया के मॉलिक्यूल, चाहे सॉलिड स्टेट में हो चाहे लिक्विड स्टेट में हो, इसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे से किससे एसोसिएटेड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। और जो इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हैं, जो कि इसके मॉलिक्यूलर मास के जो एक्सपेक्टेशन से मिलने चाहिए थे उससे कहीं ज्यादा होते हैं, इसका रीजन भी यही है, इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ गए ना बच्चों कि एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट एंड इट्स melting point, boiling point are higher than expected on the basis of molecular mass is due to hydrogen bonding। समझ गए बच्चों कि जितने इनके मॉलिक्यूलर मास के बेस पर जो इसका होना चाहिए था मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, उससे ज्यादा होने का रीजन है इसमें क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने आपको ग्राफ में बताया था अभी हाइड्राइड्स में, जिसमें आपने देखा था कि अमोनिया PH3 से भी कम मॉलिक्यूलर मास होने के बाद भी वो ज्यादा क्या रखता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो समझ गए बच्चों कि द्रव अवस्था हो या ठोस अवस्था, इसमें अणुओं के बीच में क्या मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्ड।
उसी के थ्रू ये आपस में जुड़े होते हैं और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही जो अमोनिया है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो हायर होता है, जो कि नॉर्मली नहीं होना चाहिए था मॉलिक्यूलर मास के अनुसार। तो ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि अमोनिया में दिखाई है। इस तरह से हर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो एक अमोनिया का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, 3 तो हाइड्रोजन के थ्रू और 1 नाइट्रोजन के थ्रू। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी कि H2O या HF में होती है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये पोलर बॉन्ड ज्यादा नहीं होता। अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो अमोनिया में यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3 है, लेकिन यहाँ पर एक लोन पेयर होने के कारण लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, जिससे इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना हो जाता है 190.5 से डिक्रीज होके 107.5 डिग्री का। ओके, ये बॉन्ड लेंथ NH की होती है 101.7 पिकोमीटर और इसका डाइपोल मोमेंट जो होता है 1.49। क्यों? क्योंकि इसमें डाइपोल मोमेंट लोन पेयर का और NH बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट है वो इस तरह से जुड़ जाता है, इस तरह से। तो यही रीजन है कि इसका डाइपोल मोमेंट काफी हाई होता है। तो यहां तक समझ गए होंगे, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं अमोनिया की कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज में, जो कि हमारे सिलेबस से रिलेटेड है और वैसे भी आपने अमोनिया की बहुत सारी रिएक्शंस कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम यहां देख लेते हैं। पहला है डिकम्पोजिशन। तो देखो, अमोनिया काफी हाईली स्टेबल कंपाउंड है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर डिकम्पोज नहीं होता। इसको डिकम्पोज करने के लिए रेड हीट कंडीशन चाहिए होती है, समझ गए ना? हाईली स्टेबल डिकम्पोज्ड एट रेड हीट कंडीशन, अत्यधिक स्थायी है और लाल तप्त अवस्था में ही विकसित होता है। तो अमोनिया का डिकम्पोजिशन N2 और H2 में इस तरह से होता है। फिर आता है बेसिक नेचर। तो देखो बच्चों, अमोनिया एक ब्रोंस्टेट बेस भी है और लुईस बेस भी है। ब्रोंस्टेट बेस मींस एनी कंपाउंड व्हिच डिसॉल्व हाइड्रोक्साइल आयन इन एक्वस कंडीशन, तो वो कहलाते हैं क्या? हमारे ब्रोंस्टेट बेस। तो देखो, अमोनिया का अगर हम वाटर में सॉल्यूशन देखें तो बन जाता है, अमोनिया वाटर में हाईली सॉल्युबल है और बनाता है NH4OH। ये एक वीक बेस है। ये क्या है बच्चों? एक वीक बेस, और ब्रेक होता है NH4 प्लस प्लस OH माइनस। अगर आप इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट देखें तो ये है, जो कि वीक बेस कंडीशन का है 1.8 × 10⁻⁵। ये चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो या वीक एसिड हो, समझ गए ना? इन सब के साथ अमोनियम सॉल्ट बनाता है, जैसे अमोनियम प्लस HCl अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम प्लस H2SO4 अमोनियम सल्फेट, अमोनियम प्लस एसिटिक एसिड अमोनियम एसीटेट। तो ये दोनों तो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं और ये क्या है? वीक एसिड। तो ये है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम एसीटेट। इसके अलावा ये एक लुईस बेस है। क्यों? क्योंकि इसकी नाइट्रोजन में लोन पेयर प्रेजेंस होती है। इसी लोन पेयर के कारण ये लुईस एसिड्स जो होते हैं इनके साथ एक एडक्ट बनाता है, जैसे NH3 और BF3। तो ये क्या बन गया? एक एडक्ट बन गया, एडिशनल कंपाउंड, योगात्मक यौगिक, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन बना सकता है। तो इस तरह से इसमें लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण एक लुईस बेस भी है। तो यहां तक समझ गए। अब हम आ जाते हैं, मैंने एक रिएक्शन आपको इसकी किससे बताई थी? डाइबोरेन से। ओके, तो डाइबोरेन से भी ये रिएक्शन करता है और आपने देखा होगा कि 3 अलग-अलग कंपाउंड्स बने थे। वो कंपाउंड डाइबोरेन में भी मैंने बता चुका हूं, यहां भी दोबारा बता दूं ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट यही रिएक्शन है कि रिएक्शन विद B2H6। तो देखो, एट लो टेम्परेचर, ठीक है, लो टेम्परेचर में क्या रिएक्शन होती है बच्चों? देखो, आपने पढ़ा है 2NH3 प्लस B2H6, तो एक एडिशन कंपाउंड बन जाता है और हम उसे लिखते हैं B2H6 × 2NH3, जिसको मैंने आपको बताया था कि ये इस तरह से BH2 ओके और NH3 होल ट्वाइस प्लस और एक यहां से प्रोटॉन हटा है तो यहां पर बन जाता है BH4 माइनस। इस तरह से एक कंपाउंड के फॉर्म में रहता है कि यहां पर BH और एक लॉन पेयर इस तरह अमोनिया से मिल गया, एक लॉन पेयर इस तरह से मिल जाता है और इस तरह से ये कंपाउंड होता है। इसका एक H माइनस
किसके साथ जुड़ा होता है, इस तरह से BH3 के साथ। तो ये एक कंपाउंड बनता है जब यहाँ पर लो टेम्परेचर एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने बताया था आपको कि यहाँ पर B2H6 प्लस 2NH ये है अमोनियम, या हम इसी एडिशन कंपाउंड को ले लें 2NH3, ठीक है। तब यहाँ बनता है B3 N3 और H6, और यहाँ पर हम 2 लगा दें तो यहाँ पर हो गया 3, तो यहाँ हो गया 6, N2 हो गया 6 प्लस 12H2, ये क्या कहलाता है, बोरोजाइन, ओके, या इनऑर्गेनिक बेंजीन, ओके। एक तो ये रिएक्शन होती है, आपने देखा था कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल किसके जैसा है, आपने बेंजीन जैसा है। इसी तरह से कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है लॉन्ग पेयर, इस तरह से नाइट्रोजन बोरॉन को डोनेट करता है, और इन सब में जो एटम्स हैं इस तरह से ये कौन सी स्टेट में होते हैं, sp2 हाई स्टेट में, इसीलिए इसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। बट ये बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि एक पोलर कंपाउंड होता है। जस्ट ऐसा ही एक रिएक्शन और थी कि जब हम इसको एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर रखें, मतलब टेम्परेचर ग्रेटर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर B2H6 प्लस NH3, तब बनता है Bn प्लस 2Bn प्लस 6, ठीक है, H2। तो यहाँ पर ये कहलाता है ठीक है, इनऑर्गेनिक ग्राफाइट, क्योंकि इसकी संरचना बिल्कुल ग्रेफाइट जैसी होती है। तो इस तरह से अमोनिया जो है डाइबोरेन के साथ इस तरह से 3 टाइप्स के कंपाउंड बनाता है। अब हम आ जाते हैं इसका ऑक्सीडेशन, ओके, कि ये किस किस तरह से ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो फिर आता है ऑक्सीडेशन ऑफ NH3, ओके। तो देखो पहला है, जैसे कि आप देखोगे CuO PbO को क्या कर देता है, ये रिड्यूस्ड इनटू Cu एंड Pb। कैसे, CuO अभी मैंने रिएक्शन बताई थी आपको, प्लस यहां पर है NH3, तो ये चेंज कर देता है 2Cu प्लस H2O, हम यहां पर 2 लगा दें तो यहां ले लें 3, तो यहां हो जाएगा 3Cu प्लस 3H2O प्लस N2। ऐसे ही PbO ले लें प्लस 2NH3, तो चेंज कर देगा Pb में, ओके, 3Pb प्लस 3H2O प्लस N2। तो इस तरह से ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रोजन रिलीज करता है। ड्यूमा प्रोसेस नाइट्रोजन एस्टिमेशन की क्यूप्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन कंपाउंड जो होते हैं उनकी रिएक्शन से बनने वाली नाइट्रोजन के मेजरमेंट पर बेस्ड है। इसके अलावा अगर हम हैलोजन से देखें, हैलोजन के साथ भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जैसे क्लोरीन ले लें, ठीक है। तो क्लोरीन में 2 रिएक्शन है बच्चों, एक तो है कि अमोनिया अगर एक्सेस में ली जाए तो क्या होगा, तो पहले तो हम ऐसा ले लें कि ये 3, तो चेंज हो जाता है ये N2 प्लस 6 HCl, और फिर 6 अमोनिया प्लस 6 HCl, तब बन जाता है अमोनियम क्लोराइड 6HCl। तो यहां पर 6 अमोनिया जो एक्सिस में, तो ये क्या था एक्सिस में, तो जब अमोनिया एक्सिस में हो तो अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 6 और ये 2, तो हो गया 8 अमोनिया प्लस 3Cl2, तो बनता है N2 प्लस 6 अमोनियम क्लोराइड। तो जब अमोनिया एक्सिस में हो तब ये रिएक्शन होती है और नाइट्रोजन रिलीज होती है। और अगर हम यहां पर क्लोरीन एक्सिस में है तो देखो क्या होगा, तो यहां पर है NH3 प्लस Cl2, ओके। तो यहां पर अगर Cl2 एक्सिस में है तो पहले तो ये हो गया कि Na ये बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3Cl, तो बनता है NCl3 प्लस 3HCl, ये बन जाएगा NCl3। और ये क्या होता है, एक्सप्लोसिव नेचर का होता है बच्चों। हमने नाइट्रोजन के हैलाइड्स में मैंने बताया था आपको कि नाइट्रोजन के जो हैलाइड्स हैं वो एक्सप्लोसिव हैं और अनस्टेबल होते हैं। जस्ट ऐसा ही अगर हम अमोनिया की रिएक्शन आयोडीन से कराते हैं तो एक कंपाउंड इस तरह से बनता है NH2NI3, ये कहलाता है आयोडीन अमोनिया लिक्विड। ये भी एक बहुत ही अच्छा एक एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, एक्सप्लोड्स हो सकता है। तो
इस तरह से अमोनिया के साथ इसकी जो रिएक्शन है आपने देखा हैलोजेंस के साथ, तो ये रिएक्शंस थी अमोनिया के साथ, ठीक है, और हैलोजन के ऑक्सीडेशन की, तो इसको आप नोट करें। अब देखो बच्चों, जो अभी मैंने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बताई, कुछ और भी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं, जैसे कि ये है अमोनिया और इस तरह से CaOCl2, ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो इनकी रिएक्शन से भी आप देख रहे हैं कि ये अमोनिया का जो ऑक्सीडेशन है वो नाइट्रोजन में हो गया। कैसे हो गया? ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन मिलके बनाते हैं H2O, N2 और CaCl2। जस्ट ऐसा ही ये है, अब ये ऑक्सीजन H2O, NaCl और ये चेंज हो गया N2। ऐसे ही आप देखोगे ओस्टवाल्ड मेथड है नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन की, वहां पर भी इस तरह से NO बनता है, जिसको आगे प्लेटिनम एस्बेस्टॉस की प्रेजेंस में NO2 में चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर भी ये सब ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सॉरी, यहाँ पर आएगा 4NH3 प्लस 5O2, ओके, तो ये बनता है 4NO प्लस 6H2O, बाद में NO को NO2 में चेंज किया जाता है। तो ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसके बाद आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो देखो बच्चों, कॉपर, जो कुछ ऐसे सॉल्ट हैं जो कि अगर अमोनिया की या अमोनियम हाइड्रोक्साइड की लिमिटेड अमाउंट ली जाए तब तो ये प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं, और एक्सेस में ले ली तो डिसॉल्व हो जाते हैं। कैसे? जैसे कॉपर सल्फेट को लिमिटेड में लिया जाए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदें डाली जाए, तो आप देखोगे एक ब्लू प्रेसिपिटेट आ जाएगा CuOH का। लेकिन अगर आप अमोनिया को या अमोनियम हाइड्रोक्साइड को इस तरह से एक्सिस में मिलाते रहोगे तो आप देखोगे एक वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और प्रेसिपिटेट जो था PPT अब ये क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा, इस तरह से डिसअपीयर हो जाएगा। तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनने के कारण, जस्ट ऐसा ही रिएक्शन देखोगे, AgNO3 को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में मिलाओगे तो AgOH का व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है। लेकिन अगर AgNO3 में और एक्सिस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला दोगे तो वो वाटर सॉल्युबल हो जाएगा और इस तरह से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ओके, अमोनियम कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से ये चला गया। ऐसे ही ZnSO4 को अगर हम लिमिटेड अमाउंट में लें तो ZnOH इस तरह से व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है। ज्यादा अगर आप NH4OH मिला दोगे तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, ओके। ऐसी ही रिएक्शन और देखो आप, इसमें अगर जो आप देखेंगे कि निकल क्लोराइड है, अगर हम NiCl2 है और उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड या निकल क्लोराइड सल्फेट कुछ भी ले लें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो पहले तो NiOH होल ट्वाइस प्लस क्या बन जाएगा आपके पास, और अमोनियम क्लोराइड, इस तरह से ये PPT आ जाता है। लेकिन अगर आप इसमें अमोनियम क्लोराइड एक्सिस में मिला दें NH4OH तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है NiH2O होल 6Cl2, तो ये वाटर सॉल्युबल होता है या ये डिसअपीयर हो जाता है सॉल्यूशन। इसके अलावा आप देखोगे कि AgCl, AgBr, ठीक है, ये डिसॉल्व होते हैं, डिसॉल्व इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। कैसे? AgCl है, अगर आप इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सिस में मिला दोगे तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है AgNH3 होल ट्वाइस Cl, ठीक है। ऐसे ही AgCl प्लस AgBr प्लस NH4OH तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा इस तरह से NH3 होल ट्वाइस Br। लेकिन AgI जो है बच्चों NH3 में या अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व नहीं होता, नो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने के कारण, क्योंकि ये कोवैलेंट नेचर का है। ये आयनिक व्हाइट प्रेसिपिटेट, पेल येलो प्रेसिपिटेट, डार्क येलो प्रेसिपिटेट, तो इनमें दोनों में अगर डिस्टिंग्विशिंग करनी है, अगर वो येलो प्रेसिपिटेट आ रहा है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो आयोडाइड का है ब्रोमाइड का, आप उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालें, अगर वो डिसॉल्व हो जाए तो अमोनियम ब्रोमाइड है, डिसॉल्व ना हो तो समझ जाओ कि वो सिल्वर आयोडाइड है। इसके अलावा आपने देखा होगा आयरन का टेस्ट लगाते हैं, एल्यूमिनियम का टेस्ट लगाते हैं, तो वहां पर भी हम इसका यूज करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो FeCl3 है, अगर आप इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला दें तो FeOH होल थ्राइस प्लस 3NH4Cl, रेड PPT आ जाता है तुरंत। जैसे ही AlCl3 लिया गया है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो मिलता है Al
OH होल थ्राइस प्लस 3NH4Cl, ठीक है, जिलेटिनस प्रेसिपिटेट मिल जाता है। तो इस तरह से जो सॉल्ट है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व होते हैं या प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं। अगर एक्सेस में मिला दिया जाए तो वो डिसॉल्व होकर कॉम्प्लेक्स बनाने के कारण ऐसा होता है, और अगर प्रेसिपिटेटेड हो रहे हैं तो वो हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं। ओके, तो इसको नोट रखें। अब देखो बच्चों, एक अमोनिया का टेस्ट होता है और वो है नेशनल रिएजेंट टेस्ट। ओके, अमोनिया ली जाए, KOH में डिसॉल्व करके, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को KOH में डिसॉल्व कर दें या अमोनिया को, और K2HgI4 नेशनल रिएजेंट मिलाते हैं तो एक आयो इस तरह का कंपाउंड बनता है NH2HgOHgI। इसको बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलॉन्स, जो कि एक ब्राउन प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है। तो ये एक अमोनियम या अमोनिया का टेस्ट होता है। अमोनियम ग्रुप का जब हम टेस्ट लगाते हैं बेसिक रेडिकल्स में, तो हमें नेशनल रिएजेंट का एक टेस्ट लगाना होता है, तो वो इसी मेथड से लगाते हैं। इसके अलावा हम अमोनियम सॉल्ट ले लें और उसको अगर हम हीट करें, समझ गए ना, क्या मिला है उसमें NaOH। आपने देखा होगा कि NH4Cl प्लस NaOH जब हीट करते हैं तो NH3 गैस निकलती है, और जब हम इसमें HCl पास में ले जाते हैं तो NH4 का यहाँ पर एक फ्यूम्स बनने लगते हैं, डेंस फ्यूम्स, गाढ़ा धुआं बनता है। इस बेस पर भी अमोनिया का टेस्ट लगाया जाता है। अब हम आ जाते हैं यूजेस में। तो देखो, यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन, अमोनिया सबसे ज्यादा यूज होने वाला रेफ्रिजरेशन में, प्रशीतन में यूज होने वाला लिक्विड है, क्योंकि पॉइजनस भी नहीं होता और किसी प्रकार का एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन भी नहीं लाता। इसके अलावा NH4OH जो अमोनिया का वाटर सॉल्यूशन है, NH4OH आप देखते हैं लैब में यूज होने वाला एक हाइड्रोक्साइड है, ओके, बेस की तरह यूज होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, ये जो फर्टिलाइजर्स हैं, उर्वरक हैं, इनके बनाने में यूज होता है। आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में यूज होता है। नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन में यूज होगा, ओस्टवाल्ड मेथड आप देखोगे। यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर रिमूविंग ग्रीस लग जाए तो उसकी हटाने में। इसके अलावा ड्राई क्लीनिंग में भी अमोनिया का यूज होता है। तो इस तरह से अमोनिया के ये यूजेस हैं। तो यहां पर हमने नाइट्रोजन और अमोनिया इन दो के बारे में देखा, बाकी नेक्स्ट हम अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।